सिया सुहाग सेज पर बैठी बिहान का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे उसकी छोटी ननद पूजा ने उसे इस कमरे में लाकर बिठाया था और उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा दुरुस्त करते हुए बड़े प्यार से कह रही थी, आज तो भाई आपके दीवाने होकर रह जाएंगे। और सिया ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखकर हौले से कहा था, धत, ओए होए तुम मुझसे शर्मा रही हो। उसकी बात पर सिया मुस्कुरा दी थी। दरअसल दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ती थीं, बीएससी के पहले साल में, और आज दोनों एक दूसरे की ननद भाभी बन गई थीं। दोनों बातें कर ही रही थीं कि पूजा को उसकी माँ ने आवाज दी और वो थोड़ी देर में आती हूँ बोलकर चली गई। पूजा के जाने के बाद सिया अपने कमरे का जायजा लेने लगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और भी कुछ सारे दहेज के सामान भरे हुए थे कमरे में। उसके दोनों भाई और पापा जान छिड़कते हैं सिया पर। हर चीज बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाए थे सिया के दहेज के लिए। दोनों भाभियों की भी वो दुलारी ननद थी। उन दोनों ने ही सिया के ससुराल वालों के लिए कपड़े और गहने की खरीदारी की थी। सिया की माँ तो सिया की शादी के नाम से बिल्कुल आधी हो गई थी। सबको याद करके सिया की आंखें भर आईं तो उसने खुद को ठूका दिया, मैं भी ना, कौन सा मीलों दूर है पापा का घर, इसी शहर में तो है। बिहान को बोलूंगी और वो मुझे लेकर चल देंगे। आखिर बिहान मुझे कितना पसंद करते हैं, वो मुझे कहाँ मना करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए। और बिहान का ख्याल आते ही सिया के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद दरवाजे पर चली गईं। बिहान अब आते ही होंगे, पर दरवाजा बंद था और किसी के आने की कोई आहट भी नहीं थी। सिया ने सोचा दोस्तों ने रोक लिया होगा उन्हें, नहीं तो मुझसे अधिक तो वो बेचैन होंगे मेरे पास आने के लिए। खैर बहुत थकान हो रही है, थोड़ी देर आंखों को आराम दे दूं। ऐसा सोचकर सिया ने तकिए से सर टिकाया और आंखें बंद करके लेट गई और याद करने लगी जब पहली बार बिहान से मुलाकात हुई थी। फ्लैशबैक, सिया की सहेली के भाई की शादी थी, इसलिए सारी सहेलियां आई हुई थीं। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। सभी मेहंदी लगाने के साथ साथ बातों में लगी थीं। बातें कपड़े ज्वेलरी से होते होते विदेशी सामान की होने लगी। कोई अपनी विदेशी घड़ी के लिए खुद पर प्रौढ़ कर रही थी तो कोई पर्स लिए। तभी पूजा ने बताया कि मेरे भैया अमेरिका से वापस आ गए हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब वो अपने देश में ही रहेंगे। और अब सारी लड़कियों की दिलचस्पी पूजा की बातों में हो गई थी। विदेश रिटर्न बंदा शादी के लिए कूल जो लगता है लड़कियों को। और पूजा भी अपने भाई की बड़ाई दिलो जान से कर रही थी। संगीत की रस्म होते होते बहुत रात हो गई थी, इसलिए सभी लड़कियों के घर से कोई न कोई लेने आ गया था। नेहा को लेने उसके अमेरिका रिटर्न भाई आए थे और सारी लड़कियां उन्हें पसंदीदा नजरों से देख रही थीं। और तो और महिलाओं में भी उसे जानने की ललक थी। आखिर अपनी बेटी का रिश्ता अमेरिका रिटर्न से करना स्टेटस सिंबल की बात जो होती है, लेकिन इन सब के विपरीत सिया को बिहान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक तो बिहान सिया से कम 10 साल बड़ा था और दूसरे उसके बाल बीच में से थोड़े से उड़ गए थे। उसे तो सबकी दिलचस्पी देखकर हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा था कि ऐसे लड़के से तो मैं कभी शादी ना करूं। फिर दूसरे दिन शादी का फंक्शन था और इसलिए सभी अपने परिवार के साथ आई हुई थीं और आज भी बिहान को लेकर वही क्रेज था। सिया को हंसी आ गई और हंसते हुए ही उसकी नज़र बिहान की नज़रों से जा टकराई तो पता नहीं क्यों सिया की नज़र झुक गई। फिर तो पूरी शादी में जितनी भी बार सिया ने बिहान को देखा उसे खुद को देखता पाया और ये देखकर सिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती। अभी कल तक जो बंदा उसे शादी के लायक नहीं लग रहा था, आज उसके लिए सिया की फीलिंग बदल गई थी। फिर जब जयमाला की रस्म हो रही थी तब बिहान सिया के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया था और सिया खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। फिर जब सब पर वधू के साथ तस्वीर खिंचवाने में व्यस्त थे तो अचानक बिहान ने सिया का हाथ पकड़कर अपने सिर पर लगाते हुए उसे कसम दे दी, तुम्हें मेरी कसम सिया, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए ना माने, पर तुम केवल मुझसे ही शादी करोगी। सिया कुछ समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे और बिहान कह रहा था, याद रखना सिया, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है मैंने। ये सब इतना अचानक हुआ कि सिया कुछ बोल नहीं पाई और जब उसे होश आया तो समझी कि कितनी जिम्मेदारी आ गई है उसके ऊपर। उसने अपनी नजरें उठाकर बिहान को देखा तो उसकी आंखों में प्यार ही प्यार नजर आया और सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं कि अब उसके प्यार को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। कुछ लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, सुंदर मन होता है इनका, तभी तो किसी की एक प्यारी नज़र पर अपना दिल हार जाती हैं। और सिया के साथ भी वही हो रहा था। एक शाम वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी
और उसका मन बिहान को याद कर रहा था। जब घर में पंडित जी आए, वो बिहान का रिश्ता लेकर आए थे। सिया के पापा को रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि सोचकर बताएंगे, और पंडित जी की खातिरदारी की और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उनका कहना था कि अभी सिया बहुत छोटी है, पहले बीएससी पूरी कर ले, फिर सोचेंगे उसकी शादी के लिए। आखिर इकलौती बेटी है। सिया के दोनों बड़े भाइयों का भी यही ख्याल था। सिया की फैमिली एजुकेटेड थी, दोनों भाई इंजीनियर हैं और दोनों भाभियां भी पढ़ी लिखी हैं। पिता की कपड़ों की दुकान है मेन मार्केट में। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पंडित जी ने ये बात बिहान के घर वालों को बताया तो उसकी माँ के तेवर ही उखड़ गए। वो एक गुस्सैल स्वभाव की औरत थी। बिहान 4 बहनों का इकलौता भाई है। बिहान को वो किसी ब्लैक चेक की तरह समझती है। उनकी समझ से बिहान के दहेज से उनका घर भर जाएगा। वो तो बेहद तौहीन के साथ कह रही थी कि उस पिद्दी सी लड़की में तुझे ऐसा क्या नजर आ गया, सज संवर कर मेरे होनहार बेटे को फंसाया है। और तो और तीनों बड़ी बहनें भी अपने भाई के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर लाना चाहती थीं। उनके भी सारे ख्वाब चूर चूर हो गए थे। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। उसे अपनी सहेली बहुत पसंद थी, हर लिहाज से। सिया खूबसूरत तो थी ही, बहुत अच्छे स्वभाव की भी थी। जब उसने दूसरे दिन बातों ही बातों में सिया के भाइयों की नौकरी के बारे में अपनी माँ को बताया, और ये भी कि दोनों भाई अपनी इकलौती बहन को कितना प्यार करते हैं, पर उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो पूजा ने सबको अपने हाल पर छोड़ दिया। यहाँ बिहान सिया से शादी करने की जिद कर बैठा था। सिया अपने पिता और भाई के इनकार करने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। हालांकि दिल में बिहान की मोहब्बत जड़ बना चुकी थी। रह रहकर उसे बिहान की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार याद आता, और उसकी दी हुई कसम भी। वो मन ही मन अपने और बिहान के साथ की दुआएं मांगा करती थी। वो एक दिन कॉलेज से घर आती है तो अपनी मम्मी को परेशान हाल में बैठा देखती है। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर उनके पास आकर बैठती है और पूछती है कि आखिर वो परेशान क्यों हैं। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि मोहल्ले की औरतें सिया और बिहान की बातें कर रही थीं कि दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है। सिया ये सब सुनकर हैरत में पड़ गई। सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करने लगें, जबकि बिहान से शादी के फंक्शन के बाद मैं तो उससे मिली तक नहीं। फिर सिया की बड़ी भाभी ने भी उन्हें समझाया कि आप अपनी बेटी पर यकीन करें, लोग तो बातें बनाने में माहिर होते हैं। तो वो थोड़ा संभल गईं कि सिया उनकी अपनी बेटी, अपना मान जो है। फिर सबने साथ में खाना खाया। उसी शाम एक ऐसी घटना हुई कि सिया की जिंदगी ही बदल गई। शाम में अचानक बिहान अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आ गया। बिहान की माँ थोड़े अकड़ में लग रही थी। सिया के घर वालों ने सबको बिठाया। पूजा उठकर सिया के पास आ गई थी। सिया के परिवार वाले मेहमानों की आवभगत में लग गए। थोड़ी देर बाद सिया के पापा उनके पास आए और उन्होंने सिया से कहा, बेटा क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? और इस सवाल के जवाब में सिया की नजरें झुक गईं। उसे बिहान की प्यार भरी नजरें और उसकी बातें याद आ रही थीं। उसकी खामोशी उसका इकरार थी। फिर तो जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की तमाम रस्मों से गुजरकर सिया अपने बिहान की दुल्हन बन गई और अब सुहाग सेज पर बैठी बेसब्री से अपने बिहान का इंतजार कर रही थी। सिया सोच रही थी कि जब वो बिहान से मिलने के बारे में सोचकर इतनी खुश है तो बिहान के दिल की कैसी हालत होगी, और ऐसा सोचकर खुद ही शर्मा रही थी। कुछ देर ऐसी ही कैफियत में निकल गए। फिर सिया को थकान से नींद आने लगी और उसने टाइम देखा तो चौंक गई। सुबह के 3 बजे थे। अब सिया थोड़ी परेशान हो गई कि आखिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं बिहान। सिया की आंखें नींद में बोझिल हो रही थीं। उसने महसूस किया कि कमरे के बाहर शोरगुल भी थम चुका है। फिर बिहान कहाँ थे? इतनी देर से कमरे में कोई आया भी नहीं था। आखिर बात क्या है? उसने दबे पांव उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। कमरे के बाहर सारी लाइटें जल रही थीं, पर बरामदा पूरी तरह खाली था। उसने अपने लहंगे को संभालते हुए कमरे के बाहर कदम रखा तो पायल बोल उठी, कंगन छनक उठे और सिया घबराकर कमरे के अंदर आ गई। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना चेहरा देखा। नींद की खुमारी से बोझिल पलकें उसके खूबसूरत चेहरे को और भी अनोखा रूप दे रही थीं। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी और ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने भी और खूबसूरत बना दिया था। लाल जोड़े में उसका कमसिन रूप कितना प्यारा लग रहा था। सिया अपने रूप पर खुद ही मोहित हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कमरे के बाहर कदम रखा तो इस बार उसे किसी के जोर से बोलने की आवाज आई। ये आवाज पूजा की बड़ी बहन की थी।
वो गुस्से में बोल रही थी, आखिर उन्होंने कागजात क्यों नहीं दिए। सिया कमरे के अंदर आ गई और दरवाजा सटाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। पता नहीं क्या बात है, पर ये बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। और ये बिहान कहाँ गए? आज उसकी सुहागरात थी। क्या ऐसी होती है सुहागरात? रात गुजरने वाली थी और उनका कहीं पता ही नहीं। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि वो कितना थक गई होगी। आखिर वो कितना इंतजार करवाएंगे। कहाँ तो सिया ने सोचा था कि आज बिहान उससे मिलने को बेचैन होंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा और वो अपने सारे दोस्तों से जान छुड़ाकर सिया के पास जल्दी से आ जाएंगे। मगर रात तो गुजरती जा रही थी और अगर ये रात गुजर गई तो कभी लौटकर नहीं आएगी। ये अरमानों भरी रात खाली जा रही थी। उसे अपनी नाकदरी पर रोना आ गया। उसका दिल आंसुओं से भर गया था। उसने एक बार फिर से बरामदे में झांक कर देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो जिस ओर से बिहान की बहनों की आवाज आ रही थी वो उधर ही चल दी। उसे एक छोटी बच्ची नजर आई तो उसने अपने पास बुलाया और पूछा कि बिहान जी कहाँ हैं? क्या वो जानती है? जी वो सबके साथ उस कमरे में हैं। उस बच्ची ने इशारे से बताया। क्या कर रहे हैं सब? जी सब लोग दहेज का सामान देख रहे हैं। सिया ने सुना तो उसके दिल के टुकड़े हो गए। उससे ज्यादा अहमियत तो उसके साथ आए सामान की थी जिसे सब जाग कर देख रहे थे। लेकिन क्या ये सब सुबह नहीं देखा जा सकता? और बिहान भी? सदमे से उसका दिल जैसे बुझ गया। दुल्हन से ज्यादा बेजान चीजों की अहमियत थी। दुल्हन की कोई औकात नहीं थी। शादी के पहले दिन ही कैसा आईना दिखाया था बिहान ने। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे चलती हुई वापस कमरे में आ गई थी। वो छोटी बच्ची पूछ रही थी, दुल्हन भाभी आप कुछ लेंगी? हाँ पानी ले आओ। और जब वो पानी लेकर आई तो सिया ने एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर दिया। बच्ची पूछ रही थी, और पानी ले आऊं? नहीं बेटा तुम जाओ, सिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सिया सोच रही थी, ये कैसी शादी थी? मुंह दिखाई में किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कमरे में झांक कर नहीं देखा। चलो कोई नहीं आया ना सही, पर बिहान? सिया ने देखा कि उसके कमरे में दूध फल मिठाई तो छोड़ो, पानी का जग और गिलास तक नहीं था। ये कमरा जो कुछ दिन पहले उसके घर वालों ने ही फर्निश्ड किया था और जहाँ हर चीज उसके दहेज की थी। बड़े भैया ने उससे पूछकर सारी चीजें खरीदी थीं। 3:30 बजे के बाद वह उठी और अपने जेवर उतारने लगी। अभी उसने अपनी पायल उतारी थी कि बिहान आ गए और सिया के हाथ रुक गए। सिया के चेहरे पर इतना दुख था कि वो शर्मिंदा से हो गए। सॉरी सिया, मुझे देर हो गई और तुम्हें इंतजार करना पड़ा। सिया का दिल किया पूछे आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मगर वो चुप रही। बिहान ने उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाया और उसके करीब बैठ गए। सारी रात तो गुजर गई थी। सिया का मन किया तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद सो जाए, इतनी गहरी कि कुछ याद ना रहे। बिहान ने उसका हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा, सिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो खामोश ही रही। उसके दुख के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उन्होंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया। इतनी देर से जिन प्यार भरे लम्हों की राह देख रही थी, जिन शब्दों को सुनने के लिए उसके कान बेताब थे, अब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मैं कपड़े बदल लूं, मुझे नींद आ रही है। बदल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी सुबह होने वाली है। सिया ने अपने सारे जेवर उतारने के बाद बैग में से नाइट सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया। और जब वो वापस आई तो बिहान जैसे ही बिस्तर पर बैठा था, सिया ने कहा, आप भी कपड़े बदल लीजिए। बिहान ने भी नाइट सूट पहन लिया और वॉशरूम चला गया। और फिर वो तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद की वादियों में खोने वाली थी कि बिहान उसे उठाते हुए पूछ रहा था, सिया गाड़ी के कागज तुम्हारे पास हैं? गाड़ी के कागज? कौन सी गाड़ी? सिया एकदम से चौंक गई। नींद से बोझिल आंखों से उसने बिहान को देखा। बिहान के चेहरे पर न जाने क्या था। उसने नजरें झुका लीं और कह रहा था, वो तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो मुझे गाड़ी देंगे। अच्छा। वह हैरान होकर बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। सिया ने बेहद मासूमियत से कहा, हाँ तुम्हारे बड़े भैया दीपक ने भी कहा था, तो आप उनसे सुबह बात कर लीजिएगा। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। पर अब वो कैसे सो सकती थी? उसकी आंखों से तो नींद ही उड़ गई थी। सिया की नींद उड़ाकर बिहान आराम से सो गए थे। सिया को बहुत अजीब लग रहा था, उसके करीब सो रहा शख्स जो उसका पति है, ये फूलों से सजा सजाया कमरा जिसके ताजे फूल अब बासी हो चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप बुझा दिया। उसे ऐसा लगा कि सुबह के समय जब सारी दुनिया सो रही है और केवल वो जाग रही है। कैसा जख्म लगा था उसके दिल पर। आह, लोग कितने बेरहम होते हैं, जरा सा इंतजार भी नहीं कर सकते। क्या होता अगर बिहान आज की रात सब्र कर लेते?
क्या होता अगर आज की रात झूठी मोहब्बत सजा लेते अपने चेहरे पर, कम से कम उसका दिल इस तरह तो ना टूटता, आज की रात उसका दिल घायल तो ना होता। सिया का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने क्या क्या सोचा था, कितने हसीन सपने सजाए थे। उसके कान में आज भी तो वो डायलॉग गूंजते थे जिन्हें सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा रही थी। दिल की धड़कन बेताब हो गई थी और वो बिहान की हमराही के ख्वाब सजाने लगी थी। आह, ये दिल कितना बेरहम होता है, किस तरह दिमाग के सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, क्या क्या ख्वाब दिखाता है, ये जाने बगैर कि जब ख्वाब टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। ये शख्स जो अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद उसके तन मन का स्वामी बन गया था, कैसे बेखबर होकर सो रहा था, ये जाने बगैर कि उसकी बातों से कैसे टूट गई थी वो। सिया को बिहान से नफरत हो रही थी, उसे घिन आ रही थी। जो उसका पति था, नियति भी कितनी निष्ठुर है। अभी थोड़ी देर पहले तक वो कितनी खुश थी, अपने आप को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझ रही थी। बिहान ने उसे खुद पसंद किया था, पर वो कहाँ जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा था। कितनी खुश थी वो कि बहुत सारी लड़कियों को अनदेखा कर बिहान ने उसे चुना था, मगर वह कितनी नादान थी, कितनी बेवकूफ़ थी। बिहान ने उसे इसलिए पसंद किया था क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके दोनों भाई इंजीनियर थे और बिहान और उसकी फैमिली ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वे लोग अपनी इकलौती बेटी को दहेज में बहुत कुछ देंगे, और उन्होंने कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। फ्रिज, टीवी, एसी, दीवान, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा और भी सारी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा बिहान की मम्मी के लिए सोने का सेट और पूरे परिवार के लिए महंगे कपड़े दिए थे। बिहान को तो सारी चीज़ें पसंद से दिलवाया था दीपक भैया ने। पापा के लिए गाड़ी देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हो सकता है वो गाड़ी के कागज़ देना भूल गए हों, कल दे देंगे। लेकिन जो लोग इतनी चीज़ें पाकर भी खुश नहीं हैं, वो क्या गाड़ी मिलने के बाद खुश हो जाएंगे? उसने बहुत दुख से सोचा, ये दुनियावी ज़रूरत की चीज़ें इंसान से बढ़कर हैं। इंसान के जज्बात का कोई मोल नहीं। बाकी लोगों से तो सिया को कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्या बिहान भी इस सब में शामिल थे? सोचते सोचते जाने कब सिया की आंख लग गई। बिहान भी सारी रात के जागे हुए थे, इसलिए अब वो भी बेखबर होकर सो रहे थे। 11 बजे तक सिया की आंख खुली तो देखा कि बिहान उसे प्यार से देख रहे हैं, लेकिन सिया में इतनी ताकत नहीं थी कि उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराते हुए देती। अचानक से बिहान ने सिया को गले लगा लिया और सिया का मन जोर जोर से रोने का करने लगा। वो खुद को बिहान के हवाले नहीं करना चाहती थी, मगर वो मजबूर थी। बिहान ने जबरदस्ती अपना हक वसूल किया और वो चुपचाप से सकती रही। बिहान खुशी से उठकर बाहर चले गए। तब सिया तकिए में मुंह छुपाकर रो पड़ी। क्या इसी प्यार को पाने का सपना देखा था? उसमें उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। खुद को घसीटते हुए वो बाथरूम में पहुंची थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो खुद को तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए नहाकर साड़ी पहनी और मेकअप करके अपने चेहरे के गम को छुपाया। दोपहर 1 बजे सब नाश्ता करने बैठ गए थे। सिया ने चाय के साथ एक ब्रेड स्लाइस लिया तो उसके सिर का भारीपन थोड़ा दूर हुआ। तब वो थोड़ा सोचने समझने लायक हुई। उसके भैया आए थे, सबके लिए कपड़े, फल और मिठाइयाँ लेकर। शाम को वो पगफेरे के लिए जाने वाली थी। शाम को वो और बिहान भैया की कार में बैठकर उनके मायके जा रहे थे और सिया अपने मन में सोच रही थी कि वो अपने मायके में कार देने के लिए मना कर देगी। जो लोग इतनी चीजें पाकर भी खुश नहीं हैं, उन्हें कुछ और देना शेर के मुंह में खून लगाने जैसा है। आज बिहान बहुत खुश लग रहे थे। दीपक से भी ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कितना लगाव हो उससे, और ये सब देखकर सिया को बहुत हैरानी हो रही थी। बिहान सिया से भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो जाए या नाराज। जल्दी ही सिया का मायका आ गया और सबने बिहान को हाथों हाथ लिया। बिहान भी सबसे बड़े प्यार से मिले, मम्मी पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उस रात बिहान वहीं रुक गए। रात भर बिहान ने सिया को अपने बेकरार दिल की दास्तां सुनाई और उसे इतना प्यार दिया कि वो सब भूल गई। सुबह जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। चेहरे पर हया की लाली बिखरी थी। उसे ऐसा लगा जैसे आज से पहले वो इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। बिहान की मोहब्बत ने उसे खिलता हुआ गुलाब बना दिया था। शायद औरत इतनी नाजुक दिल होती है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी भ्रम में जीना चाहती है। मर्द अपनी जरूरत और ख्वाहिश लेकर उसके पास जाते हैं, औरत उसे मोहब्बत समझकर यकीन कर लेती है। दो प्यार के बोल सुनकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। उसे यकीन होने लगा था कि बिहान की कोई गलती नहीं है। दूसरी सुबह बिहान चले गए थे और अब सिया ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। बिहान के जाने के बाद वह खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रही थी।
अब उसे झूठी मुस्कुराहट की जरूरत नहीं रही थी। वो इन लम्हों को जी लेना चाहती थी और इसलिए दिल से खुश थी। भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, उसने भारी जोड़ा उतारकर अपना एक कॉटन का सूट पहना। जेवर उतारने के बाद मम्मी को संभालने के लिए दे दिया और अपने भतीजे भतीजियों के साथ लॉन में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई। उसे खुश देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। रात को जब वह अपने कमरे में सोने के लिए आई तो जैसे सारे गम उसके इंतजार में खड़े थे। अभी वो रात के कपड़े वार्डरोब से निकाल रही थी कि उसकी छोटी भाभी हंसती मुस्कुराती हुई आ गईं। उसी समय बिहान जी का फोन आया। बिहान जी का फोन है? सुबह ही तो गए थे। सिया बहुत हैरान हुई। हैरान क्यों हो रही हो? नई नई शादी है और पहली पहली रातें। बेचारे को नींद कहाँ आ रही होगी। अकेले कैसे सोएंगे बेचारे, जैसे सारी उम्र सोते आए हैं। बहस चिढ़कर बोली, फिजूल बातें मत करो। अगर वो आना चाहें तो उन्हें मना मत करना। मैं चौकीदार से बोल देती हूँ कि गेट खुला रखे। नहीं, आप रहने दीजिए। सिया ने फोन कान में लगाया तो भाभी शरारत से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गईं। जाहिर है वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। हेलो सिया, क्या कर रही थी? जी सोने जा रही थी। आपने खाना खाया? हाँ। फोन क्यों किया आपने? मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि अपने पापा को गाड़ी की याद दिला देना। आप खुद क्यों नहीं बोल देते? तुम्हारी बात और है, मेरी क्या बात है? वह दुख से भारी दिल से बोली। अच्छा, गुड नाइट, मैं फोन रखता हूँ। जी गुड नाइट। और फिर फोन रख दिया। दुख और गुस्से से उसका दिल जलने लगा। दिल कर रहा था कि मोबाइल उठाकर फेंक दे। शुक्र है कि अभी वो अकेली थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पहले भाभी की बात सुनकर उसे भी लगने लगा कि शायद बिहान को मेरी याद आ रही हो, उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही है। सिया ने वक्त देखा। 11 बज रहे थे। ये कौन सा वक्त था ऐसी बातें करने का। गुस्से से उसकी हालत खराब हो रही थी। सिया ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर सी गई। उसे बिहान से नफरत सी होने लगी थी। कितनी मुश्किल से यकीन करने की कोशिश की थी और अब तो जैसे खुद पर ही यकीन खो गया था। कैसे गुजारेगी ये ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी जिससे नफरत हो गई है। शादी हुए 2 दिन हुए थे और सारी हिम्मत टूट गई थी। कितने बेहिस लोग हैं, शादी के बाद रिसेप्शन तक नहीं किया। तब सिया ने सोचा था कि कोई बात नहीं, फिजूल खर्ची ऐसे भी अच्छी नहीं होती और ऐसे भी मायका ससुराल दोनों एक ही जगह पर हैं। लेकिन फिर उसके साथ जैसा व्यवहार हुआ वो धीरे धीरे टूट गई। 2 दिन में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने सोचा कि पापा से गाड़ी के लिए कभी नहीं कहेगी। क्या बगैर कार के लोग गुजारा नहीं करते? सारी दुनिया गाड़ी पर तो नहीं घूमती। पापा ने अगर कहा है तो जरूर देंगे। मगर सब्र भी कोई चीज होती है। लेकिन उन लोगों के पास ना तो सब्र है और ना ही गैरत। खुद उन लोगों का रवैया कितना बुरा था सिया के साथ। बिहान की माँ ने 2 दिन में एक बार भी बात नहीं की थी। विदाई के वक्त जो रुपए मिले थे वो सारे बिहान की बड़ी बहन ने ले लिए और जो उसके पर्स में बड़े भैया ने 20,000 रुपए रखे थे वो भी निकाल लिए। वह ऐसी बातें नहीं सोचना चाहती थी, पर फिर भी मन में ऐसी ही बातें आ रही थीं। फिर वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ दिनों की बात नहीं है। उसे सारी उम्र ये सब झेलना पड़ेगा। शायद वो कुड़ कुड़ कर यूं ही मर जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतनी बेबसी की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं उनके इशारे पर नहीं चलूंगी। सिया सोचे जा रही थी। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी तो जाने मेरे साथ क्या हो। ना तो बिहान उसे प्यार करते हैं और ना ही ससुराल वाले। सहेली भी अब ननद की तरह व्यवहार करने लगी है। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, जो बिहान के जरा सा प्यार से बोलने पर सोच रही थी कि बिहान मुझे कितना प्यार करते हैं। वो अपने घर वालों की तरह नहीं हैं। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि बिहान ने उसे शादी क्यों की थी। इस साजिश में भी सभी मिले हुए थे और बिहान ने उसे एक शिकारी की तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था। और मैं बेवकूफ़ बिहान की दी हुई कसम को दिलो जान से निभा रही थी। सिया रोती जा रही थी और सोचती जा रही थी। जाने कौन से पहर में उसकी आंख लगी थी। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो 10 बजे थे और पूजा घर में सिया की मम्मी आरती गा रही थीं। वो चुपचाप लेटी सोच रही थी कि क्या वाकई केवल 2 दिन में उसकी जिंदगी बदल चुकी है। क्या ये घर अब मेरा नहीं रहा, पराया हो गया है। और घर छोड़ो, सिया तो खुद अपने लिए अजनबी हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। 2 दिन में ये घर पराया हो गया था। शादी के 7 फेरों ने सब कुछ बदल कर रख दिया था और जिस घर में विवाह की रस्में निभाकर गई थी वहां उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। सारी जिंदगी कितनी बेफिक्री में गुजारी थी सिया ने। शायद ही कभी उदास होती थी और इन 2 दिनों में लगता था कि अब आंसू सारी जिंदगी के लिए
आंखों में घर बना चुके हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि काश ये सब सपना होता और वो पहले की तरह आज़ाद होती। वो सोच रही थी कि जब 2 दिन में मैं इतनी परेशान हो गई तो फिर सारी जिंदगी कैसे कटेगी। सिया सीधी सादी और खरी लड़की थी, पर अब उसे अपने चेहरे पर झूठा नकाब लगाना होगा, नहीं तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। और पापा, वो तो मुझे अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं। मम्मी तो शायद उसकी तकलीफ सुनकर सह भी ले, पर पापा तो सारी असलियत जानकर एक पल भी नहीं जी सकते। भाई और भाभीियों को भी वो तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसलिए जब शाम को बिहान उसे लेने आए तो उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। घर में सब घुल मिलकर बातें करते रहे। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। फिर कॉफी का दौर चला और फिर उसके बाद वो बिहान के साथ विदा हो गई। आज सिया का दिल भर आया था। मन कर रहा था कि सबसे गले लगकर खूब रोए, इतने आंसू बहाए कि सब कुछ खत्म हो जाए और वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए। उसका दिल बागी हो रहा था, पर वो अब एक बेहाता औरत थी, एक कुंवारी लड़की नहीं। उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब उसे सब बिहान के नाम से पहचानते हैं, और अगर वो बिहान से रिश्ता तोड़ेगी तो उसकी हैसियत समाज के सामने 2 टके की रह जाएगी। वह कितनी मजबूर और बेबस हो गई थी। वापसी पर बिहान बहुत खुश थे। सिया से इधर उधर की बातें करने में लगे थे और वो अपने मन में डर रही थी कि अभी अपने सवाल पर आ जाएंगे। और आखिर उसका डर सामने आ गया। बिहान ने अचानक पूछा, अपने पापा से गाड़ी की बात की थी? जी वो मैं। बोलो, मुझे याद नहीं रहा। कमाल है, बिहान ने बहुत कड़क लहजे में कहा। कमाल है, मैंने तुम्हें रात में फ़ोन करके याद दिलाया, फिर भी तुम कैसे भूल गईं? बिहान गुस्से से सिया से बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले प्यार से बोलने वाला बिहान ये नहीं, कोई और इंसान था। सिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत सारे मेहमान अभी भी मौजूद थे। वह वहीं बरामदे में बैठ गई। पता नहीं क्यों अपने कमरे में जाने का दिल नहीं किया सिया का। वह ऐसे बैठी थी जैसे सब कुछ हार कर आई हो। गहरी थकान और उदासी उसके पूरे वजूद में समाई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में ठहरे हुए आंसुओं की गहराई का अंदाजा किसी को भी नहीं था। उसके होठों पर सजी हुई जख्मी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दुख को कौन जान सकता था। खाना खाकर जब वो अपने कमरे में आई तो बिहान उसके पीछे पीछे चले आए। वो भी बहुत खुश और हंसते हुए आए। वह सिया को देखकर चौंके। इतनी उदास क्यों हो? उन्होंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, वह आंखें चुराकर बोली। लेकिन सर क्या? सिया का तो पूरा वजूद दुख रहा था। ओह, दूध के साथ कोई गोली ले लो, बिहान ने चिंता जताई। सिया का दिल किया कि कह दे, कोई ऐसी गोली दे दीजिए जिसे खाकर मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, पर बोली नहीं, अभी सो जाऊंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्यों, रात भर जाग रही थी? नहीं, उसका दिल किया कि कह दे। नींद ने उसे अपनी गोद में लेकर बहुत जल्द सारी तकलीफ देह सोचों से आजाद कर दिया था। पर वह धीरे से मुस्कुराकर बोली, नहीं तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं। उसने बात खत्म की और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। लेकिन वो सारी रात सो न सकी। बिहान उसके मूड की परवाह किए बगैर खुद इत्मीनान से होकर गहरी नींद में सो गए थे और वो सारी रात आंसू बहाती रही थी। हे ईश्वर, क्या शादी इसी को कहते हैं? शादी तो 2 दिलों का मिलन होता है, शायद खुशियों का बंधन होता है, जिंदगी का खूबसूरत मोड़ होता है, 2 दिलों के लिए खुशियों का संगम होता है। अपने घर में भाभीियों को देखकर तो यही लगता था सिया को कि शादी के बाद लड़की को सारे जहां की खुशियां मिल जाती हैं, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। किस तरह भाभीियों के चेहरे शर्म और खुशी से लबरेज रहते थे। भाइयों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था और दोनों भाभीियों को देखकर ऐसा लगता था कि बगैर पिए ही बहक रही हों। उन्हें देखकर सिया ने भी सोचा था कि उसकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। पर आज पता चला कि लोग बेटी के जन्म पर क्यों परेशान होते हैं। बुजुर्ग क्यों कहते थे कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, लेकिन सिया के जन्म पर घर में बहुत खुशियां मनाई गई थीं। पापा उसे प्यार से गुड़िया कहते थे। वो भी थी बहुत प्यारी, गुड़िया जैसी। सोचते सोचते जाने कब सिया को नींद आ गई। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मम्मी पापा या भाई भाभी हमेशा फोन करते रहते थे, तो वो अपनी आवाज में खुशी घोलकर बातें करती थी। तब उसे खुद की अदाकारी पर हैरानी होती। पूरे महीने भर बाद सिया बिहान के साथ अपने मायके जा रही थी। पापा ने बुलाया था, वो तो भैया को भेज रहे थे लाने के लिए, पर बिहान ने ही आगे बढ़कर कहा था कि वो आ जाएगा सिया को लेकर। बिहान बड़े खुश लग रहे थे,
जैसे ही दोनों जाने के लिए घर से बाहर निकले, बिहान की माँ ने आवाज़ देकर बिहान को बुलाया। बिहान, सिया के मन में खतरे की घंटी बज गई। वह काफ़ी जोर से शायद सिया को सुनाने के लिए बोल रही थी, अपनी पत्नी को बोल दो अपने माँ बाप से गाड़ी की चाबी और कागज लेकर ही आए, वरना यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। सिया को ऐसा लगा कि उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसने दीवार पकड़ लिया, नहीं तो वो गिर जाती। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठती चली गई। बिहान की माँ बोलकर अंदर चली गई थी। बिहान वहीं सोफे पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। सिया का दिल कर रहा था कि वह कहीं न जाए, मना कर दे मायके जाने से, पर उसे पता था ऐसा मुमकिन नहीं था। बिहान ने बाइक निकाली और वो पीछे जाकर बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी में कटा। जल्दी ही घर आ गया। उन्हें देखकर सब खुश हो रहे थे। भाभी के बच्चों ने सिया को आकर घेर लिया। उसे सबसे हंस हंस कर मिलना पड़ा। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे। कितनी दुबली हो गई है, क्या ससुराल में खाने को नहीं मिलता? सास और ननद का व्यवहार कैसा है? और सिया सब अच्छा है, सब ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलती। रात के खाने के बाद बिहान ने सिया से कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ, तो उसका दिल धक से रह गया। वह उस जहन्नुम में जाना तो नहीं चाहती थी, पर आज यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। मगर बिहान ने कमाल की मेहरबानी दिखाई। वह उसे छोड़कर और सबको प्रणाम करके चले गए। सिया रहने के लिए तो आई नहीं थी, इसलिए कोई सामान भी नहीं लेकर आई थी। मम्मी और बड़ी भाभी को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन सिया ने झूठ बोला कि मैं ही आप सबके साथ रुकना चाहती थी। बिहान तो मान भी नहीं रहे थे। उन्हें तो बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने। अब मैं कुछ दिन आप सबके साथ रहूंगी। सिया ने देखा उसकी बात सुनकर मम्मी कुछ सोचने लगी थी, पर पापा बहुत खुश थे, मगर बाकी लोग चुप से थे। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। वो कमरा जहाँ सिया ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे थे। अपने बिस्तर पर गिरकर वो रोने लगी। और तब वो चौंकी जब कमरे में दाखिल होकर किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। अपनी आंसू भरी आंखों को उसने खोलकर देखा। बड़ी भाभी उसके लिए दूध लेकर आई थीं। सिया, रो क्यों रही हो? क्या बात है? सब ठीक तो हैं? बिहान से झगड़ा तो नहीं हो गया? भाभी हैरान होकर सवाल किए जा रही थीं। नहीं भाभी, आप आइए ना, बैठिए। क्या बात है सिया, देखो मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। तुम शादी के पहले दिन से ही मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। उनकी बात सुनकर सिया बाजुओं में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। भाभी ने उसे थोड़ी देर रोने दिया, फिर उसे प्यार से दूध का गिलास पिलाया, उसके बालों में हाथ फेरा, अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे। और फिर सिया ने सोचा, आज भाभी को सब कुछ बता दूंगी। अगर आज वो चुप रही तो गम की शिद्दत से उसका सर फट जाएगा। फिर उनके प्यार भरे रवैये से उसे हौसला भी मिला था कि वो अकेली नहीं है। उसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं जो उसका दुख बांट लेंगे। भाभी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी, और जैसे सब कुछ बताकर उसका दिल हल्का हो गया। दिल पर छाए हुए दुख के बादल छट गए, लेकिन भाभी बेचारी पर तो हैरत और गम के पहाड़ ही टूट पड़े थे। जैसे वो सोच भी नहीं सकती थी कि बिहान जैसा लड़का जो इतना पढ़ा लिखा है, विदेश में घूमकर आ गया, उसकी सोच ऐसी हो सकती है। कितनी देर तक वो सदमे की वजह से एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई थी। उनकी प्यारी ननद जो घर भर की लाडली थी, वो बेहद अच्छी आदतों की मालिक थी। उसका नसीब ऐसा होगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया, उसे तसल्ली दी। कोई बात नहीं सिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गाड़ी क्या तुम्हारी खुशियों से बड़ी है? तुम्हारी खुशियों के लिए तो 100 गाड़ियां कुर्बान। मगर भाभी, आपको लगता है कि गाड़ी लेकर उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी? और फिर क्या जिंदगी की खुशियां इन बेजान चीजों से मिलती हैं? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि वो लोग दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं। आखिर बिहान खुद इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। अब सिया क्या कहती? वह तो खुद ही इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी। अब क्या किया जाए? भाभी, मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए खामोशी साध लेनी चाहिए। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये भाभी कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकूंगी। तुम 100 बार यहाँ रहो मेरी जान, लेकिन कहीं हालत ज्यादा ना खराब हो जाए। सिया अपनी भाभी से कहती है, आपको क्या लगता है गाड़ी देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब इतनी सारी चीजें लेकर वो लोग खुश नहीं हुए, तो क्या जिंदगी इसी तरह गुजरती है? क्या घर इस तरह बसते हैं? पापा ने मुझे कम तो नहीं दिया, मगर वो लोग जरा सा भी खुश नहीं हैं। अगर जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। बिहान की माँ तो जैसे मुझसे नफरत करती हैं। वो इस तरह मुझे देखती हैं
कि मेरा मन करता है कहीं जाकर छुप जाऊं। और बिहान भी तो बहुत बड़े मतलबी हैं, शायद पढ़ाई करके उन्होंने ये सब सीखा है। नहीं सिया, बिहान ऐसे नहीं हो सकते। दरअसल इकलौते बेटे माँ के असर में ज्यादा होते हैं। शायद जब वो अलग होंगे तो तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं अलग नहीं होना चाहती। उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सारा दिन बीतने के बाद जब रात आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत आ रही हो। मुझे रात के नाम से डर लगने लगा है कि अब उस शख्स से मेरा सामना होगा। तो भाभी आप ही बताइए, सारी जिंदगी किस तरह गुजरेगी और अलग घर में उन्हें मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूस नहीं हूँ भाभी। लेकिन लेकिन बेकिन छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे भैया के दोस्त के भाई का कितना अच्छा रिश्ता था। लड़का डॉक्टर था, स्मार्ट था। तुमने उसके मुकाबले में बिहान को पसंद किया। क्यों? फैसला तो तुमसे पूछ कर लिया गया था। हाँ भाभी, उस समय मुझे भी विदेश रिटर्न बंदा पसंद आ गया था शादी के लिए। मुझे लगा था कि वो ज्यादा खुले विचारों वाले होंगे। अब सिया उन्हें पूरी बात क्या बताती। फैसले तो दरअसल आसमानों में तय होते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे पापा और दोनों भाई है सोचने के लिए। वो लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मुश्किल का। हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। कुछ दिन वाकई चुप रहते हैं। गाड़ी तो वैसे भी खरीदी हुई है, बस रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी बाकी है। वह तो ठीक है भाभी, मगर ऐसी घटिया बातों को मेरा मन नहीं मानता। सिया, जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और मेरा ख्याल है गाड़ी की फरमाइश बिहान की माँ की होगी। बिहान बेचारे मजबूर हो गए होंगे। भाभी अंदर से खुद परेशान थी, पर सिया को दिलासा दे रही थी। सिया को मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, पर एक बार भी बिहान का फोन तक नहीं आया था। पर सिया को इस बात का कोई गम नहीं था। वो यहाँ बहुत खुश थी। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसे कभी कभी अपनी भाभीयों की किस्मत पर रस का था। उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। और एक बहन थी। बड़ी भाभी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती जब सिया की मम्मी उनसे ये पूछती कि क्या बात है, सिया यहाँ क्यों रह रही है। तब वो उन्हें समझाती, आप भी कैसी बातें कर रही हैं माँ। क्या शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? मगर कोई वजह तो होनी चाहिए। अभी तो शादी के 2 ढाई महीने हुए हैं। शुरू के दिन तो पति पत्नी के साथ के होते हैं, और सिया को यहाँ आए हुए महीना पूरा होने वाला है। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। पर बिहान बाबू भी मिलने नहीं आए। बहू, मुझे तो डर लग रहा है। उस लड़की से पूछो, खैरियत से तो आई है ना? कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आई? अरे नहीं माँ, क्या आपको लगता है कि हमारी सिया किसी से झगड़ा कर सकती है? दरअसल उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है बस। क्यों, क्या हुआ? देखने में तो ठीक लग रही है। सिया उधर से ही गुजर रही थी। उनकी बातें सुनकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने बड़े दुख से सोचा, क्या शादी के बाद लड़कियां बगैर किसी वजह के अपने माता पिता के घर नहीं रह सकती? अभी कल ही की तो बात है जब इस घर से उसकी विदाई हुई थी। वह बेफिक्री के दिन, खुशियों के पल और लाड़ प्यार की घड़ियां। ये वक्त इतनी जल्दी से क्यों गुजर गया? प्यार और खुशियों वाले दिन कहाँ गए? और उन्हीं बेचैन पलों में सिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे बहुत दुख हुआ। वह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अभी तो जिंदगी बेयकीनियों में गुजर रही थी। ठीक से पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना था। बड़ी भाभी ये जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे प्यार से समझाया, देखो, माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा होता है। कुदरत तुम्हारे कदमों तले जन्नत बिछाना चाहती है। बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। औलाद तो पति पत्नी के दिलों को प्यार से भर देती है। पर सिया सोच रही थी कि जब दिल ही टूट गया है तो कैसा प्यार, कैसी मजबूती। यूं ही अचानक एक दिन बिहान आ गए। सिया को पूरा यकीन था कि बड़ी भाभी ने उन्हें फोन किया होगा। उसके दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई, और बिहान सिया की खूबसूरती देखकर हैरान हो रहे थे। सिया के चेहरे पर अलग ही रूप चढ़ा था। उनकी पत्नी जो माँ बनने वाली थी, आज उन्हें बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। पर सिया ने बहुत तंज से कहा, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, गाड़ी के बिना वो अपनी बहू को अपने घर आने देंगी? अरे गाड़ी तो 1 हफ्ते पहले ही भैया ने भिजवा दी थी। ये देखो चाबी, उसी गाड़ी में तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और सिया तो ये सब जानकर बिल्कुल हैरान हो गई। उसे बताए बगैर ही इतना कुछ हो गया। ये सब जरूर बड़ी भाभी ने किया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे बिहान की माँ के कड़वे बोल याद आ गए, अपनी पत्नी को बोल दो गाड़ी लेकर आए, वरना अपने माँ बाप के घर पर ही रहे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।
यानी उस घर में जाने की शर्त पूरी हो गई थी। उसका अपना आपा चकनाचूर हो गया था और ये सब देखने की किसी को फुर्सत भी नहीं थी। ना चाहते हुए भी वो बिहान के साथ चली गई। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे नहीं बताई। वो शिकायत कर रहे थे। शिकायतें तो उसके पास बेहिसाब थीं, मगर उसने बेहद सपाट लहजे में कहा, मुझे खुद मालूम नहीं था। अच्छा, तो फिर किसे मालूम होना चाहिए था? बिहान ने तंज कसा। सिया खामोश ही रही। इतने दिन बाद वो घर आई थी, पर किसी को भी उसके आने की खुशी नहीं हुई थी। सबको बस गाड़ी की फिक्र थी। बिहान को भी सिया का जरा सा भी ध्यान नहीं था, ना ही उसके आराम का और ना ही अच्छी खुराक का। बिहान ने एक बार भी नहीं सोचा कि सिया को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घर की नौकरानी छुट्टी पर गई तो वो वापस ही नहीं आई। दोनों बहनें कॉलेज जाती थीं, इसलिए किचन का काम सिया को ही करना होता था। अपने मायके में उसने कभी इतना काम नहीं किया था। एक दिन बर्तन धोते समय ऐसा चक्कर आया कि वो गिरकर बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो खुद को एक सोफे पर पड़े हुए पाया। पता नहीं यहाँ तक उसे कौन लेकर आया था। सिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। बिहान के पापा की आवाज आ रही थी, इस हालत में इतना काम क्यों करवा रही हो? क्या हाल हो गया है उसका? अगर सिर फट जाता तो क्या हो गया? फटा तो नहीं ना? बिहान की माँ की आवाज आई। ये सब नखरे हैं, काम ना करने के बहाने। भगवान से डरो। उसके बाप के घर में नौकर लगे हैं। उसने कब इतना काम किया होगा? और फिर उसकी हालत तो देखो। क्या हुआ उसकी हालत को? ठीक ठाक है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। ये कोई अनोखा काम नहीं कर रही। अच्छा, पर थोड़ा चुप रहो। आज ही मैं एक काम वाली ढूंढता हूँ और इसे किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। बहुत कमजोर हो गई है। इस हालत में दूध फल वगैरह की भी जरूरत होती है। सिया की हालत देखकर बिहान के पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सिया से अधिक काम ना ले और उसे फल दूध वगैरह दे। पर उनकी बात सुनकर वो भड़क उठी और बोली, मुझसे उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है। अगर इतना ही ख्याल है तो इसे अपने माँ बाप के घर भेज दो। वहाँ नौकर चाकर फल दूध सब मिल जाएंगे। अब हम ऐसे ही गए गुजरे नहीं हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और ये सब सुनकर सिया उठ गई और किचन में जाने लगी तो बिहान के पिता ने उसे रोका। बेटा, तुम आराम करो। पर पापा जी, वो बर्तन बर्तन धुल जाएंगे, तुम अपने कमरे में आराम करो। कमरे में आकर वो बहुत देर तक रोती रही। घंटे भर बाद छोटू, बाहर के काम करने के लिए नौकर, खाना लेकर आया। सिया को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और उसके बाद जो सोई, सीधे शाम में उसकी नींद खुली। बिहान भी ऑफिस से आ चुके थे। उन्हें शायद सिया के गिरने की बात पता चल गई थी, क्योंकि वो उससे अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही सिया ने कुछ बताया। अब सिया केवल किचन का काम देखती थी। झाड़ू लगाने और बर्तन धोने के लिए काम वाली रख ली थी, लेकिन खाने में पौष्टिक आहार की कमी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। जब वो अपने मायके जाती तो डॉक्टर से चेकअप करवाने चली जाती, और वापसी पर मम्मी दवाइयों के साथ ढेर सारे फल और ताकत की चीजें साथ में दे देती। सब उसकी गिरती सेहत देखकर परेशान हो जाते थे, लेकिन वो केवल दवाइयाँ ही इस्तेमाल कर पाती थी। बाकी चीजें कम ही उसके हिस्से में आती। सिया में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुद अपने लिए एक गिलास दूध भरकर पी सकती। ऊपर से बिहान की माँ ने उसे ये कहकर परेशान कर दिया था कि उन्हें पोता ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगी। एक दो बार बिहान के पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि ऐसी बातें मत करो, बस बच्चा सेहतमंद हो ये प्रार्थना करो। मगर आखिर दिन तक उसे ये एहसास दिलाया गया कि बेटा होना चाहिए, और इसलिए जैसे तैसे दिन करीब आ रहे थे। उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। इसी टेंशन की वजह से जचगी से वक्त से 10 दिन पहले ही वो बेहोश हो गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके मायके वालों को भी खबर दे दी गई। लेडी डॉक्टर ने सबको बहुत डांटा। सिया का एचबी इतना कम था कि उसे तुरंत खून चढ़ाया गया। बड़े भैया ने उसे खून दिया था। सिया मौत के मुंह से वापस आ गई थी और उसे पता चला कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, और ये सुनकर वो सहम गई। अब क्या होगा? अपनी सास की नज़र में वो बिल्कुल बेमोल हो गई थी। करीब 2 महीने वो अपने मायके में ही रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। सबने बड़े प्यार से बच्ची का नाम परी रखा था। कभी कभी सिया को बहुत डर लगता कि ठीक ही लोग बेटी के जन्म से परेशान होते हैं। कहीं मेरी बेटी की किस्मत भी मेरे जैसी हो गई तो। जब वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो मम्मी पापा ने सबके लिए बहुत सारी चीजें भेजी थीं साथ में, और सिया सोच रही थी कि कौन सा इन सामानों की वजह से उसकी कद्र बढ़ जाएगी।
उसका दिल कर रहा था कि वो ये सब देने के लिए मना कर दे। वो लोग तो इन सामानों की ही आस लगाए बैठे हैं। वो लोग लेना अपना हक समझते हैं, लड़के वाले होने का हक। जब ये शादी केवल वसूल करने के लिए ही की गई थी तो देने का क्या फायदा। पर जब उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती तो उसकी आंखें भर आतीं। 2 महीने बाद वो ससुराल आई थी और तब उसे पता चला कि बिहान का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है। बिहान का प्रमोशन हो गया था, पर उसकी मम्मी को लग रहा था कि ये प्रमोशन सिया के भाइयों ने करवाया है, इसलिए वो बहुत नाराज़ हो रही थी। जबकि सिया के भाइयों को तो कुछ पता भी नहीं था। ऊपर से वो खुद भी सिया को अपने से इतना दूर नहीं भेज सकते थे, और ना तो सिया ने ही ऐसा कुछ सोचा था। बिहान को तो ये बात अच्छी तरह पता थी, पर उन्होंने अपनी मम्मी को समझाने की कोई जरूरत नहीं समझी। बल्कि सिया तो ये देखकर हैरान थी कि अपनी माँ की बातें सुनकर वो खुश हो रहे थे। अगले हफ्ते बिहान दिल्ली चले गए और तब सिया को एहसास हुआ कि वो चाहे जैसे भी थे, वो उनके बगैर नहीं रह सकती। सिया को बिहान की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि घर के काम और परी की देखभाल में वो बहुत थक जाती थी, पर फिर भी उसे रह रहकर बिहान की याद आती थी। काम करते करते वो ऐसे चौंक जाती जैसे अभी बिहान आ जाएंगे। भाई चाय पिलाओ जरा, मेरे जूते कहाँ हैं, लाल वाली फाइल देना, एक गिलास पानी देना। आगे की कहानी अगले भाग में। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।